नमस्कार साथियों। आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की आजकल बहुत चर्चा है। उसकी चर्चा चंदा चोरी के लिए भी हो रही है और उसके नेता के अटपटे बयानों के लिए भी। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी Because Dharmendra Pradhan never ran the education ministry. Never. The man and the organization that runs the education ministry is called the RSS. और कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियंक खड़गे तो हमलावर हैं ही। ये आरएसएस जो संगठन है, अगर हमको हमारा संविधान बचाना है, हमारे जेन अल्फा को बचाना है, तो इसको हटाना पड़ेगा। चंदा चोरी के सरगना चंपत राय हैं, जिसके गहरे संबंध आरएसएस से हैं। राम मंदिर ट्रस्ट में भी आरएसएस के लोग भरे पड़े हैं। बाबरी मस्जिद विध्वंस करने में हिंदुओं की सभी जातियों के लोग थे, लेकिन जब राम मंदिर ट्रस्ट बना तो एक खास जाति का प्रभुत्व हो गया। राम मंदिर अगर सभी हिंदुओं का है तो ट्रस्ट में सभी जातियों की हिस्सेदारी होनी चाहिए। यह हिस्सेदारी इसलिए भी ज़रूरी है कि आरएसएस जातिवाद के खिलाफ नहीं है। उसने जाति के खिलाफ कभी अभियान नहीं चलाया। उसकी संरचना भी इसकी गवाही देती है। 100 साल पुराने इस संगठन का कोई भी संघ चालक ना तो पिछड़ी जाति का है, न दलित है और न आदिवासी। उसने दलितों, आदिवासियों और पिछड़ी जातियों में किसी को इस लायक नहीं बनाया कि वह संघ चालक हो सके। वह व्यक्तित्व निर्माण की बात भले करता हो, लेकिन उससे प्रशिक्षित व्यक्ति घोर जातिवादी होता है। 1925 में इस संगठन का निर्माण हुआ। इस संगठन के सामने भगत सिंह को फांसी हुई। वह उस वक्त भी चुप रहा। आजकल उसकी तस्वीरें लिए फिर रहा है। नमक सत्याग्रह के सिलसिले में डांडी मार्च हुआ। डॉक्टर अंबेडकर ने जातिवाद विनाश के लिए महाड़ जैसा आंदोलन किया। यहाँ तक कि अंग्रेजों ने दलितों को हिंदुओं से अलग कर पृथक निर्वाचन क्षेत्र की घोषणा की, जिसे कम्युनल अवार्ड के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कम्युनल अवार्ड के पक्षधर थे। गांधी को लगा कि इससे हिंदू समाज बिखर जाएगा और उन्होंने इसके खिलाफ अरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू किया। इसके लिए गांधी को दलितों ने आज तक माफ़ नहीं किया। उन्हें आज भी लगता है कि गांधी का यह कदम उनकी राजनीतिक उन्नति में सबसे ज़्यादा बाधा साबित हुई है। आरएसएस उस वक्त भी चुप रहा। कम्युनल अवार्ड लागू होता तो हिंदुओं की क्या स्थिति होती, इसका सिर्फ अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है। लेकिन हिंदुओं के किसी बड़े संगठन ने इस संदर्भ में कोई पहल नहीं की। आरएसएस ने आज़ादी के आंदोलन में एक बूंद रक्त भी नहीं बहाया। उसने ना तो 1942 के करो या मरो में हिस्सा लिया, ना अन्य किसी कार्यक्रम में। इसके उलट वह अंग्रेज़ों की मदद करता रहा। देश आज़ाद हुआ तो उसने तिरंगा के खिलाफ अभियान चलाया और रामलीला मैदान में संविधान की प्रतियां जलाईं। वह तिरंगे और संविधान के खिलाफ रहा। आज़ादी के बाद पूरे 52 वर्ष बीतने के बाद नागपुर के अपने हेडक्वार्टर में तिरंगा फहराया। आज़ादी आंदोलन का विरोधी भी राष्ट्रभक्त हो सकता है। संविधान और तिरंगे के खिलाफ रहने वाला भी राष्ट्रभक्ति की बात कर सकता है। मुसोलिनी और हिटलर को अपना आदर्श मानने वाला भला लोकतंत्र में कैसे विश्वास करेगा? वह हर वक्त हिंदू संस्कृति की बात करता है। काली टोपी और खाकी पैंट किस हिंदू का लिबास है? कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियंक खड़गे ने संघ चालक मोहन भागवत को पत्र लिखकर रजिस्ट्रेशन का कागज मांगा है। 100 साल पुराने इस संगठन के पास कोई सदस्यता फॉर्म नहीं है। इसलिए कोई ही व्यक्ति यह दावा नहीं कर सकता कि वह आरएसएस का सदस्य है। सब कुछ मौखिक है। अरबों की संपत्ति जमा करने वाले इस संगठन की कोई कानूनी स्थिति नहीं है। अभी अभी आरएसएस के एक चिंतक
मोहनदास ने कहा कि जंतर मंतर पर जो लड़कियां आई उसे बलात्कार पसंद है। कितना भद्दा यह बयान था। जब बात विवादों में घिर गई तो आरएसएस ने इससे अपना पल्ला झाड़ लिया। मोहनदास की कितनी खतरनाक मानसिकता है कि उसने यह भी कहा कि उसके पास अगर ताकत रहती तो जंतर मंतर पर बैठे आंदोलनकारियों को गोलियों से भुनवा देता। गाय, गोबर और मूत्र की पैरवी करने वाले इस संगठन ने आज तक कोई उल्लेखनीय शोध नहीं किया, न विज्ञान में, न दर्शन में, न सामाजिक विज्ञान में। इनके विचार घृणा से पैदा लेते हैं और घृणा में ही सांस लेते हैं। इसलिए वे आज तक विश्व स्तरीय को क्या राष्ट्र स्तरीय कोई चिंतक भी पैदा नहीं कर सका। आज इतना ही दोस्तों। आपका आभार। चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।